अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं तौसीफ भट्ट। एंड टुडे वी हैव विद अस सीनियर एडवोकेट अंकुर शर्मा साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच। जो हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जो नेचुरल जस्टिस है हमारा, जो अभी हम यहाँ पे इलेक्शन चल रहा है उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आप मुझे बताइए, बिना नोटिस के किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल हाउस को गिराया जा सकता है एज देखिए, पर लॉ? एज़ पर लॉ नॉर्मली जो है वो नोटिस इशू करना रहता है, और ख़ासकर रेजिडेंशियल हाउसेज हों जहाँ पे लोग रह रहे हों तो उन्हें नोटिस सर्व करके ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में मामला तय किया है। बिल्कुल। आ, कुछ एनक्रोचमेंट के इंस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसी भी जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये कहा गया है कि एनक्रोचर के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रॉबेबली शायद पार्शियली ही कुछ केसेस में बिना नोटिस दे के और कुछ केसेस में नोटिस दे के कार्रवाई की है। लेकिन हाँ, लार्जली कानून यही रहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कोअर्सिव एक्शन ले रहे हैं, एनक्रोचमेंट भी रिमूव कर रहे हैं जो बहुत पुरानी एनक्रोचमेंट है, तो नोटिस दे के ही किया जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, जब भी गवर्नमेंट होती है हम कहते हैं यह होती है वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसीलिए गवर्नमेंट बनती है। लेकिन अगर देखा जाएगा जम्मू कश्मीर का अभी जो हाल है, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ह्यूमिलेशन हो रही है यहाँ पे? एक वेलफेयर गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक लैंड्स पे हुई एनक्रोचमेंट्स को हटाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पब्लिक लैंड की इंक्रोचमेंट कितने परसेंट लोगों ने की है, स्टेट लैंड की इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट लैंड की इंक्रोचमेंट कितने परसेंट लोगों ने की है, तो वो बहुत छोटा सा आंकड़ा आएगा। तो अगर आप 98% पॉपुलेशन के 2% से ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे ना जिन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए होंगे, तो 98% लोगों के वेलफेयर की अगर आप सोचें तो आप इस 2% के खिलाफ खतरनाक सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर लोगों में डर क्यों है अभी? देखिए, डर ऑब्वियसली हर जो कोई सहमस हुआ है, डरा हुआ है। इसमें देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में लैंड रिफॉर्म्स के चलते बहुत सारी सिचुएशंस राइज हुई जहाँ पे बहुत सारे लोग कानूनी तरीके से सरकारी ज़मीन पे आके बैठे। और जम्मू कश्मीर के लीगल स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिव ओनर्स भी समझते हैं। मतलब सरकार ने ये कह के कि आपको ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे इस ज़मीन के, सब्सिक्वेंटली आपको वहाँ पे बैठाया। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के कारण भी एक डर का माहौल है। और ऑब्वियसली जो व्यक्ति इनक्रोच करके वहाँ पे अपने इंटरेस्ट सेटअप कर चुका है, चाहे वो कमर्शियल इन नेचर हो या अदरवाइज, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो वो डरा सहमत तो रहेगा ही। अगर ये 2% लोग हैं तो लोग अभी सड़कों पे क्यों हैं? बाकी जितने भी गरीब अभी बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं वो क्यों सड़कों पे है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कहीं अगर सपोज किसी हद तक 400-500 लोग आ जाते हैं इन अ टाउन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख या 7 लाख, तो आप उसे परसेंटेज टर्म्स में देख लीजिए। और वैसे भी लोगों को इकट्ठे करना और रैली निकालना या कोई प्रोटेस्ट वो करना, वो ऐसा नहीं है कि उसमें सब पीड़ित वर्ग के ही लोग होंगे। वो एक आर्ट है, वो एक मैनेजमेंट है। 400-500 लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन मान भी लीजिए कि 400-500 के करीब भी लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो अफेक्टेड हैं इस ड्राइव से, फिर भी बहुत एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है ऑफ द टोटल पीपल जो अनअफेक्टेड है। व्हाट अबाउट द कस्टेडियन लैंड? जो यहाँ पे कस्टेडियन लैंड है, जो यहाँ से पाकिस्तान गए हैं 1947 में। जो पाकिस्तान चला गया है वो पाकिस्तान चला गया है, और बाकी हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स की तरह जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी है और जो कस्टोडियन लैंड है, उस कानून को ख़त्म करके जो जो लोग उस ज़मीन पे बैठे हैं उनको उनके ओनरशिप राइट्स दिए जाने चाहिए। लीगल तरीके से, ऑथोराइज्ड तरीके से जिन लोगों को पोजीशन दिया गया है, रेजिडेंशियल हाउसेज बनाए गए हैं, लंबी लंबी लीजेज उनके साथ एग्जीक्यूट की गई हैं। समय आ गया है कि अब 1947 के बुखार से हम बाहर निकलें और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि पाकिस्तान से किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं होगी, ना ही उसे आने दिया जाएगा। जो व्यक्ति 1947 में पाकिस्तान चला गया या उसके बाद पाकिस्तान चला गया इस आधार पे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और मुसलमान होने के नाते मुझे पाकिस्तान में ही रहना है, उसके लिए एंट्री बिल्कुल बंद है। और जो पीछे प्रॉपर्टी है वो स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर आप तमाम यहाँ के रेवेन्यू के कानून देख लें तो बहुत लंबे समय तक रहने के कारण सरकारी ज़मीन पे आपको बहुत सारे प्रोविजंस के तहत उसकी ओनरशिप मिल सकती है। ऐसी सब ज़मीनों की ओनरशिप उन लोगों को दी जानी चाहिए जो बड़े लंबे समय से ऐसी ज़मीनों पे पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। अभी जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चों को मैंने देखा कहीं पे सड़क पे, क्या इससे एजुकेशन पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एग्जाम्स भी आने वाले तो हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना है जो बच्चों को सड़कों पे ला रहे हैं। बच्चों का काम सड़कों पे नहीं है, तो ये सवाल आपको उनसे पूछना है कि क्या उनकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगेन, अगर बच्चे आ भी रहे हैं सड़कों पे तो उनकी परसेंटेज, मैंने फिर कहा, बहुत मिनिस्क्यूल है। और उनकी अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो आप सड़कों पे। एडवोकेट होने के
बावजूद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। अगर देखा जाएगा पिछले कई सालों से जब से धारा 370 हटा यहाँ पे महंगाई उरूज पे है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी आज के वक्त में कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा है। हर जगह अगर देखा जाएगा यही लैंड रिट्रीविंग का मसला चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे लोगों का जो अटेंशन डाइवर्ट किया गया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, वो सारे जेन्युइन इश्यूज़ हैं। समय समय पे कुछ आवाज़ आती है, ऑपोजिशन थोड़ी कमज़ोर है, हम भी उठाने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस हो, या यहाँ की मेन स्ट्रीम जो सरकारों में पार्टीज रही, एनसीपीडीपी हो, वो इन इश्यूज़ को उस तरीके से नहीं उठा पाते हैं। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 370 और 35A का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। 370-35A की एब्रोगेशन का डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आपको 10 कदम उठाने पड़ेंगे। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो आपको 10 कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार, मुझे लगता है कि इन फ्रंट्स पे फेल हुई है। और जिस तरीके से पोस्ट एब्रोगेशन इन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, इस तरीके से कि बैकडोर से ही 370 और 35 से री एंटर हो जाए, उसके कारण भी तरक्की पे, डेवलपमेंट पे बाहर की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाहर से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तभी तो होगा। लेकिन अगर आप डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस लेकिन इससे करके, तो फैक्ट्रीज नहीं लगेंगे। अभी जितने भी जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट ड्राइवर्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो सिलेक्टिव जगहों पे हो रहे नहीं, हैं। मैं जो लैंड ग्रेबर, जो एलजी का कहना था कि लैंड ग्रेबर से जो जिनने ज़मीन हड़प ली है उनसे वो ज़मीन वापस लेंगे, अभी तक किससे वापस ली है ज़मीन ऐसी? नहीं, मैं यही कह रहा था कि अगर आप डोमिसाइल लॉ इंट्रोड्यूस करके ऐसा कानून बना देंगे कि उसी व्यक्ति को यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलेगी जो 15 साल से यहाँ पे लगातार रह रहा है, तो बाहर का टैलेंट यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे ज़मीन की खरीद फरोख्त पे, कि मान लीजिए किसी ने भी ज़मीन लेनी है तो पहले वो तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट होने का सर्टिफिकेट लेगा, और वो सर्टिफिकेट उसे तभी मिलेगा अगर वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में लैंड होल्ड कर रहा है। यानी 35A वाला मैकेनिज्म ही बैकडोर से इनडायरेक्ट तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर लेंगे, तो किस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पे आके ज़मीन खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो उससे तो रुकेगा। दूसरा, आपने ये कहा कि हाई प्रोफाइल, देखिए, मैं भी असंतुष्ट हूँ जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तेज़ तरीके की कार्रवाई, जिस ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, वैसी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ एक्शंस दिखे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो मिनिस्टर्स भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, हाई रैंकिंग पोजीशंस पे भी रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे, नहीं, दीवार हटाई गई, ज़मीन नहीं ली गई हाँ, उनसे। दीवार हटाई गई, ज़मीन केवल दिखावे के लिए वो इंक्रोचमेंट्स हटाई गई, ज़मीन नहीं ली, दीवार हटाई, थोड़ा बहुत पोर्शन तोड़ दिया। ये एक दिखाने की कार्रवाई हमें लग रही है। हम बिल्कुल इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। अगर आपको गिराना है तो पूरा गिराइए और ज़मीन पूरे तरीके से लीजिए, और वहाँ पे अल्टीमेटली उसे जो भी कानून के तहत ऑक्शन करिए। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस लैंड को लेके अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजंस है, और उसमें बताया गया है कि किस तरीके से डिस्पोजल आपको सरप्लस लैंड का करना है, और उसमें वाकई जो जेन्युइन जायज़ तरीके से जो लोग उसे ले सकते हैं उनकी श्रेणियाँ, अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो सरकार को वो करना चाहिए। यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर के घर फॉरेस्ट लैंड्स पे बने हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। और कागज़ों में भी बहुत सारी लैंड जो है वो रिट्रीव की हुई दिखा दी गई है, वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो बहुत लंबे समय से पोजेशन में है, और अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के चलते, LB6 रेड विद S432 गवर्नमेंट ऑर्डर, इसके चलते, सितंबर 1971 का CM गाइडलाइंस ऑर्डर, उसके चलते, LB7 गवर्नमेंट ऑर्डर के चलते एंटाइटल्ड हैं फॉर इट्स ओनरशिप, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती नजर आ रही है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि सरकार को इस कार्रवाई को बिल्कुल एक सटीक डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। इन सब चीज़ों की कंप्लीट और व्यापक अंडरस्टैंडिंग के बाद टारगेट करना चाहिए, और फिर रास्ते में जो भी अच्छा, आए ये जो उसे, लैंड हमारे पास है, चाहे हम खास चराई की बात करें, चाहे हम रोशनी लैंड की बात करें या स्टेट लैंड की बात करें, इन चीज़ों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? देखिए, रोशनी क्योंकि लैंड, जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ जो सबसे बड़ा एनक्रोचर अभी यहाँ पे है हमारे जम्मू कश्मीर में, वो गवर्नमेंट है। जहाँ पे भी खास चराई में उनने अपनी कंस्ट्रक्शन किए हैं वो कम्युनिटी लैंड है, लेकिन वहाँ पे एनकरेज किया गवर्नमेंट ने। देखिए, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। कहाचराई में अगर सपोज पब्लिक पर्पस के लिए कुछ बनाया गया है, तो उसमें कानून है कि पब्लिक पर्पस अगर हो तो बहुत सारी कानूनी रिक्वायरमेंट्स जो अदरवाइज प्रोहिबिट करती हैं लैंड यूज़ की कन्वर्जन के लिए, तो अलाउ की जा सकती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ग्रेजिंग लैंड्स के ऊपर किसी भी तरीके की कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि केस टू केस बेसिस पे देख के अगर सरकार ने भी कोई वायलेशन की है तो उसको भी हटाया जाना चाहिए। रोशनी लैंड और स्टेट लैंड एक ही बात है। स्टेट लैंड की ओनरशिप के लिए ही रोशनी कानून बना था, तो रोशनी कानून के तहत भी जो केसेस प्रोसेस हुए थे वो वही केसेस प्रोसेस हुए थे जो स्टेट लैंड पे लोग बैठे थे। स्टेट लैंड के अलावा
स्टेट लैंड ही है, फॉरेस्ट लैंड भी और रिवर बेड्स भी, लेकिन उसको स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट लैंड्स पर से भी इंक्रोचमेंट हटाने की ज़रूरत है, और ख़ासकर रिवर बेड्स। आप यहाँ पे तवी का किनारे देख लीजिए, आपको सब इंक्रोच्ड दिखेंगे। तभी जम्मू म्यूनिसिपल लिमिट्स में देख लीजिए, तभी आप राइट डाउन टू द बॉर्डर वो एरियाज़ में देख लीजिए, ऐसे ही आप रावी रिवर देख लीजिए, बसंतर देख लीजिए, चिनाब देख लीजिए, वहाँ झेलम देख लीजिए। आपको लगातार ऊपर से नीचे तक जहाँ से शुरू हो रही हैं एनक्रोचमेंट्स ही एनक्रोचमेंट्स नजर आएंगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की अच्छा, वन जरूरत मोर थिंग कि अगर हम देखेंगे कि हाल ही में यहाँ जम्मू में MG हेक्टर पे जो डोजर चलाया गया है, क्या गवर्नमेंट, अगर ये इलीगल है वहाँ पे, क्या गवर्नमेंट को एज एसेट यूज़ नहीं कर सकता है? है। उस बिल्कुल पर कोई देखिए, कानून बना के एसेट यूज़ कर नहीं कर सकता है? ये गिराने की क्या ज़रूरत है? नहीं देखिए, वो डिपेंड करता है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके संबंध में सरकार को उसके साथ क्या करना है। मान लीजिए सरकार डिसाइड करती है कि एक ठीक है बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें क्या कानूनी दावपेच रहेंगे वो समझते हुए सरकार को इस दिशा में निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग, लेकिन जहाँ पे बिल्डिंग अलाउड ही नहीं है, मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड पे किसी तरीके की क्योंकि कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है, चाहे श्रीनगर की बात करें या जम्मू की बात करें, जब ये इलीगल इमारतें बनती हैं उस वक्त किसी को नज़र नहीं पड़ती है। जब ये बन जाते हैं फिर थोड़ा दीवार हटा के फिर से वो बन जाते हैं, इसीलिए तो एडिशनली इसमें ये करना चाहिए कि पूरी इसमें एक तफ्तीश भी होनी चाहिए कि किस तरीके से स्टेट लैंड पे, और ये रोशनी जजमेंट में डिवीजन बेंच ने आदेश भी दिए हैं कि आप देखिए वो कौन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने इस तरीके के एनक्रोचमेंट्स होने दी तो फिर बिल्डिंग्स भी बनने दी, और फिर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देखिए, वाटर कनेक्शन देखिए। मुझे लगता है कि उस स्तर पे जाके व्यापक कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जहाँ ना केवल एनक्रोचर के खिलाफ बल्कि उस रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ, उस इंजीनियर के खिलाफ, उस म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारी के खिलाफ या और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हों या जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हों फॉर द कमिंग अप ऑफ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दैट पीस ऑफ लैंड, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। एंड लास्ट थिंग कि जो ज़मीन अभी रिट्रीव हो रही है, इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या क्या है? देखिए, जो ज़मीन रिट्रीव हो रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया गया ही कदम है। मान लीजिए सरकार की ज़मीन, स्टेट लैंड की डेफिनेशन क्या समझेंगे आप, या पब्लिक लैंड की डेफिनेशन क्या समझेंगे? जिसकी मालिक पब्लिक स्टेट होती है है, कौन? जिसकी मालिक पब्लिक होती है, और स्टेट या गवर्नमेंट, सरकार एज अ पॉलिटिकल एंटिटी उसे इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक होल्ड कर रही होती है। अब मान लीजिए उस पर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कब्जा कर लिया, तो वो अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। रिट्रीवल के बाद अगर वो स्टेट लैंड किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, सरकार के डिपार्टमेंट्स, दफ्तर वगैरह बनाने के लिए, या किसी भी पब्लिक पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, पार्क हो गया एट्सेट्रा, कुछ भी हो गया जिसमें तमाम पब्लिक जा सके और एंजॉय कर सके, तो मुझे लगता है कि वो लार्जर पब्लिक स्टेट नहीं है? पब्लिक स्टेट है। तो के पब्लिक की ही ये ज़मीन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखे। कुछ प्राइवेट लोगों ने इस पब्लिक की ज़मीन पे कब्जा किया है जिसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। वो प्राइवेट लोग हैं नहीं, जिन्होंने अगर इस पे LG साहब कह अनाधिकृत, रहे हैं कि वो 5 मरले से लेकर 15 मरले तक, क्योंकि पब्लिक ही वो सीरीज एक है, फ्रॉड उनको स्टेटमेंट है। उनको देखिए, दिया गया है, लेकिन लिखित में क्यों वो नहीं? एक फ्रॉड स्टेटमेंट है, उसका कोई आधार नहीं है। इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं अगर उनका ये कहना है कि ये क्राइटेरिया है कि 5 मरले, 10 मरले, 15 मरले। यहाँ 400 कनाल ज़मीन घेर के, स्टेट लोग ही है ना? यहाँ 400, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, जहाँ 400 कनाल ज़मीन घेर के 10-10 मरले के प्लॉट्स बेच के हज़ारों लोगों को बेचे गए हैं, तो क्या आप ऐसी ट्रांजैक्शंस पे क्या कार्रवाई आप नहीं चाहते हैं उन करेंगे? पे कार्रवाई होनी चाहिए? 100%। जहाँ पे एक 400 कनाल का चंक आपने घेरा और माफिया ने उसके 10-10 मरले के प्लॉट्स काट के बेचे, और आपने, मान लीजिए आपने वहाँ पे वो ज़मीन खरीदी, ये जानते हुए आपने खरीदी कि ये सरकारी ज़मीन है, क्योंकि आपको पता था कि इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, और चूंकि एडजेसेंट जो ओनरशिप लैंड थी वो 10 लाख रुपए मरला मिल रही थी, और यहाँ आपको 2.5 लाख रुपए मरला ही देने थे, तो आप गरीब की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। आपने 10 लाख रुपए वाली ज़मीन 2.5 लाख रुपए में खरीद ली, जानते हुए कि ये स्टेट लैंड है। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए मुझे लगता है कि व्यक्ति को तैयार होना चाहिए, क्योंकि पूरे होशो हवास में ही आपने ये क्योंकि ट्रांजेक्शन मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत की थी। जी। अभी तक आपको क्या लग रहा है कि सब हो जाएगा, हो पाएगा, मुमकिन हो सकता है? लॉजिकल कंक्लूजन तक भी हम ही लेके जा रहे हैं। जब 2014 में हमसे ये सवाल पूछा जाता था कि रोशनी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आपने चैलेंज की है, कौन कोर्ट है, कौन है जो कानून को खत्म करेगा, और ऐसे कानून को जो 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ हो, तो कानून भी खत्म हुआ, आदेश भी हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी और जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया। लेकिन फिर पब्लिक का प्रेशर जिस तरीके से बना, या कोर्ट्स में जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स रहे, उसके चलते अल्टीमेटली स्टेट ने एक्टिविटी स्टार्ट की है। अब जैसे आप भी ये कह रहे थे कि
बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि मिलकर हम ये आवाज़ उठा सकते हैं कि सब वो लोग जो अनऑथराइज्ड और इलीगल ऑक्यूपेंट्स है स्टेट लैंड्स के, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, यह पब्लिक की लैंड है जो चंद प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने घेर ली है, कब्जा ली है। ये उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है पब्लिक के इंटरेस्ट में। पब्लिक की लैंड जो स्टेट होल्ड करती है इन ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक। आप इन एनक्रोचर्स की संख्या देखेंगे या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उनकी संख्या देखेंगे, तो आपको 1 या 2% से भी नीचे का आंकड़ा आएगा ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है। चलो शुक्रिया, ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब अंकुर साहब। तो आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।